हेलो एंड वेलकम। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है श्यानता गुणांक की इकाई है। तो श्यानता गुणांक की जो इकाई होती है वो है पॉइज। ठीक है, तो इसे पॉइज भी बोलते हैं और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं। ये जो इसमें कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बहुत बार एग्ज़ाम में आते हैं। अब आते हैं दूसरा प्रश्न। देखो, इसमें कह रखा है कि यदि कि चुंबक को उसके मध्य बिंदु से चुंबकीय लंबाई के लंबवत दो भाग कर दिया जाए। कहना मतलब ये है कि अगर कोई चुंबक इस तरह से है, ये ध्यान रखिए, अगर कोई चुंबक इस तरह से है और उसको अगर ऐसे काटा जा रहा है तो याद रखना है आपको कि उस केस में जो ध्रुव प्रबल्य होता है, पोल स्ट्रेंथ, वो सेम रहती है। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इसका आंसर हो गया सी, आंसर हो गया। ठीक है। हाँ, अब अगर ऐसा कहा जाता कि जैसे कि मान लीजिए ऐसा कहा जाता कि इसको ऐसे काटा गया तो उस केस में आधा हो जाता है, जैसे इस वाले के m/2 और इसका भी m/2। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी काफ़ी आते हैं। ठीक है। हाँ, प्रिज्म द्वारा विचलन सबसे कम होता है। तो आपको याद रखना है इसमें कि अगर कोई प्रिज्म है और उससे अगर श्वेत प्रकाश आपतित होता है, ठीक है, तो उसके बाद आप जो है इस तरह से जो ये जाते हैं ना, ये तो इसमें जो सबसे अधिक विचलित कलर होता है वो बैंगनी है। ठीक है। हाँ, डिस्पर्स। ठीक है। हाँ, डिस्पर्स होता है। तो सबसे अधिक जो विचलन होता है, डेविएशन, वो होता है बैंगनी का। डेविएशन है, विचलन बैंगनी का सबसे अधिक होता है और सबसे कम होता है लाल रंग का। तो ये लाल रंग, यहाँ पे हमारा आंसर है लाल रंग। राइट। अच्छा, अब वो कहता है कि कांच की एक प्लेट है। ठीक है, कांच की एक प्लेट है और वो टी मोटाई की है। ठीक है, टी मोटाई की है और ये कहा जा रहा है कि इसका वर्तनांक n कह रखा है, म्यू भी बोल देते हैं वो। और अगर निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो पूछा गया है कि कांच को प्रकाश द्वारा पार करने में कितना समय लगेगा। तो याद रखना आपको कि इस केस में जो प्रकाशिक दूरी होती है वो अपवर्तनांक इनटू मोटाई, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू थिकनेस, और ये तो होगी प्रकाशिक दूरी, ऑप्टिकल डिस्टेंस, और उसको आप वेग यानी कि वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, तो हमारे केस में आंसर है इसका सी। नेक्स्ट। अब देखो, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि इतने ग्राम बर्फ है और इतने ग्राम पानी है और इतने डिग्री पे मिलाया गया है। तो वैसे तो इसका हमारा पूरा एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, थ्योरी हमारी जो कैलोरीमेट्री है, ठीक है, कैलोरीमेट्री, उस सिद्धांत से हम करते हैं, लेकिन हमारे जो इन कंपटीशन में हम उतने लेंथी मेथड से नहीं करेंगे। तो मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ और इस टाइप के क्वेश्चन कि आप उम्मीद लेके चलो कि आएगा ही आएगा। ठीक है, चाहे आप नेवी का पेपर दे रहे हो या एयरफोर्स का देते हैं। तो ऐसे केस में आपको याद रखना है कि एक तरफ, जैसे कि मैं तो यहाँ समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो इसका आंसर आप ओरली कर लेंगे, इतना क्विक है इसका। ठीक है, आप क्या करोगे, इसमें एक तरफ तो लिखोगे जल, वाटर है, एक तरफ लिखोगे बर्फ यानी कि आइस। अच्छा, अब देखो, अब जो इसमें जल की मात्रा है वो है 540। तो जल की मात्रा जो होती है उसको आप जल के टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये दिया हुआ में, हाँ, कर देंगे आप इसको जल के टेम्परेचर से। और जो बर्फ़ की मात्रा दे रखी है उसको आप जो 80 से मल्टीप्लाई करोगे, याद रखिए हमेशा 80 से करोगे आप मल्टीप्लाई। ठीक है, जब भी आप करोगे ये फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, याद रखना आपको कि अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो आंसर हमारा आएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो आंसर हमारा 0 डिग्री आएगा। तो ये हमारा हो गया फिफ्थ का फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है। हाँ, अब अगर मान लीजिए ये वाला भाग, अगर बर्फ वाला भाग जो है ये इससे बड़ा आता है, मान लीजिए अगर ये वाला भाग बड़ा आता है इससे, तो भी आंसर हमारा 0 डिग्री रहेगा। ठीक है। हाँ, अब अगर ये वाला भाग बड़ा है, अगर ये वाला भाग बड़ा है तो आपको क्या करना है, इस वाले भाग से ना, तो इस वाले भाग से आप जो है इसे माइनस करोगे। ठीक है, मान लीजिए इसको मैं 1 नाम देता हूँ, इसको मैं 2 नाम देता हूँ, तो 1 - 2 है ना। तो आप इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस करोगे और ये जो मास दे रखे हैं ना, ये दो जो मास दिए होते हैं द्रव्यमान, मान लीजिए इसको मैं कैपिटल M कहता हूँ, इसको स्मॉल m कहता हूँ, और इन दोनों को जोड़ के भाग कर देना। अभी हालांकि क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो मैं आपको
इस वाले फार्मूले को अप्लाई करके इसका आंसर बताऊंगा। तो ये इससे आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को क्विकली, है ना, ऑलरेडी आंसर फाइंड कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट, अब देखो जो 6th क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को पानी में डुबोने पर फोकस दूरी क्या होगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे तो हमें सीधा कह दिया कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। कई बार एग्जाम में कह देता है कि वायु में फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो जल में डुबोने में कितनी होगी, ठीक है। तो जब तक ये मेंशन ना हो कि फोकस दूरी कहाँ पे है, तो वो वायु में होती है, ठीक है। और हमेशा याद रखना आपको कि जब भी पानी में पूछेंगे तो जितना आपको दे रखा होगा उसको आप जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, +4 से, ठीक है। तो जब आप, तो ठीक है, हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे हमें दे रखा है 15, ठीक है। इसको आप जो है +4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका +60 आ गया। तो आंसर हमारा हो गया 60 सेंटीमीटर। अब आप पूछ सकते हैं कि सर आप +40 आपने +4 क्यों करा। देखो +4 मैंने इसलिए करा है, कई बार ये भी पूछ लेता है कि प्रकृति बदल जाएगी, नेचर चेंज हो जाएगा या, है ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है। जैसे देखो अब ये उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस, तो यहाँ भी प्लस, तो इसका मतलब है उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी, नेचर उसका वही रहेगा। कहने मतलब वायु में उत्तल लेंस है तो जल में भी उत्तल लेंस होगा, ठीक है, ये कहने का मतलब है, इसलिए कह रहा हूं। तो हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको जल के बारे में कहा जाता है तो आप +4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको, अब देखो, अब इसमें जब मैंने आपको तरीका बताया, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर ये फैक्ट हमें नहीं पता है तब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, उसमें भी मैं आपको जो शॉर्ट मेथड फार्मूला है वो अप्लाई करना बताऊंगा। क्योंकि जल में तो मैंने आपसे कह दिया कि आप 4 से गुणा कर देना है, लेकिन अगर जल के अलावा अगर कोई और आएंगे तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट मेथड फार्मूला दे रहा हूँ, उससे कराता हूँ, ठीक है। हाँ, उससे कराता होगा। देखिए फार्मूला हमारा जो अप्लाई करना है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आपको ये वाला शॉर्ट मेथड करना है F2। ये तो मैं लिख रहा हूँ कि आपको तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये μ2 हो गया और μ1 - 1 अपॉन μ1 माइनस μ2, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है F1 तो ये हो जाएगा, F1 ये हो जाएगा और ये हो जाएगी प्लस, ठीक है। और F2 हमारा जो हो जाएगा, F2 हमें निकालना है, ठीक है। F1 तो जो पहले दे रखा है, जैसे हमारे केस में वायु दे रखा है तो वायु मान लेंगे इसका। अच्छा, इसमें ना, इसमें जो कांच का वर्तांक होगा जिसका कि लेंस बना हुआ है वो तो हो जाएगा μ1, ठीक है। और जिसको, और ये वाला जिसमें आपको कहेगा वो हो जाएगा μ2। बस आप इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर देना, तो ये वैल्यू पुट करके आपका +60 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लेना आप इसको, जैसे F2 हो गया और ये आपका +15 हो गया, ठीक है। μ2 हो गया आपका 4/3 और 3/2 - 1 और ये 3/2 - 4/3। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व करके आपका +60 आ जाता है, ठीक है। तो कभी भी अगर जल के अलावा कुछ और दे रखा हो आपको, तब आपको थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज जल के केस में तो हमेशा आप +4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। चलो, इसका आंसर तो हो गया हमारा 6 का फर्स्ट। अच्छा, 7 देखेंगे आप, उस ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए जो 100 ग्राम पानी जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक होगा। अब ये देखिए क्या होता है कि जैसे कि जल है, ठीक है, वाटर, तो जल जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो ये जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही भाप में बदलेगा। स्टीम बोलते हैं इसको, है, क्यों बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं वाटर, इसको स्टीम बोलते हैं। तो याद रखो, देखो इसमें क्या हुआ, इस प्रोसेस में टेम्परेचर सेम है, ठीक है, केवल स्टेट अवस्था बदली है। इसमें हम लगाते हैं लेटेंट हीट का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसमें जो हमें हीट की जरूरत पड़ेगी Q = मास इंटू लेटेंट हीट, यानी कि द्रव्यमान गुणा गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो द्रव्यमान तो हमें दे रखा है कितना, 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम दे रखा है। तो 100 ग्राम तो द्रव्यमान हो गया, और बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा जो हम लन कराते हैं वो 540 कराते हैं, ठीक है। और वैसे जो इसके हिसाब से आपको 536, ठीक है, लेकिन हम जनरली 540 रन कराते हैं कैलोरी करके पर, है ना, इसको पर ग्राम के हिसाब से। तो जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा 54000
कैलोरी आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैच करेगा हमारा, ये इससे मैच करेगा। अगर हम इसको एग्जैक्ट लर्न करेंगे तो एग्जैक्ट तो हमारा ये 536 करके होता है ना, लेकिन हम उसे 540 लर्न कराते हैं तो हमारा इससे मैच करेगा ये। तो ये 7th हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए 8वां जो पूछा गया है कि जो भूस्थिर उपग्रह होता है, ठीक है, हाँ, इसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से काफ़ी एग्जाम में आती है ये। तो याद रखना आपको कि कई बार ना आपको, जैसे यहाँ तो इसने किलोमीटर दे दिया, कई बार आपको ऐसे देता है जैसे 6R, 8R, 3R, है ना। तो यहाँ पे R जो होती है वो पृथ्वी की त्रिज्या है। तो पृथ्वी की त्रिज्या वैसे तो 6400 किलोमीटर होती है। तो अप्रॉक्सीमेट अगर हम 6000 किलोमीटर मान लें तो 6000 गुणा 6 करके 36,000 किलोमीटर ना, ये हिसाब बैठता है इसका। तो जनरली कई बार आपको ये नंबर दिया रहता है 6 × R, है ना। यहाँ पे R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। हाँ 9th, देखिए अगर हम, है ना, अगर हम जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएं तो वायु में जो ध्वनि का वेग है वो बढ़ जाता है 0.608 मीटर पर सेकेंड, इतना बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ तो ये हो गया। तो हमारे केस में जब आप देखेंगे ये आंसर आ गया, काफ़ी एग्जाम में आता है ये। हाँ अब देखें आप 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन ये है कि यदि एक क्रिस्टल का क्रांतिक कोण 45 है तो ध्रुवण कोण कितना होगा। तो देखो पहले तो इसमें हमें ये फाइंड करना पड़ेगा अपवर्तनांक, ठीक है। तो अपवर्तनांक जो होता है म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/sin c। देखिए sin c जो होता है, c जो क्रांतिक कोण है, तो यहाँ पे sin 45, तो ये जाएगा √2। इसके बाद हम लगाएंगे ध्रुवण, ठीक है। ब्रूस्टर का जो नियम है म्यू = tan IP, इसमें जो IP होता है उसे हम ध्रुवण कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लगा दोगे और इस तरह से हमारा ये हो जाएगा ध्रुवण कोण tan √2, ठीक है। तो ये है इसका। तो इसमें हमारे 2 फार्मूले यूज हुए हैं। तो आंसर हमारा 10th का आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ये ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। अब आते हैं 11वां। देखो ध्वनि का जो तारत होता है, पिच ना, उसका जो रिलेशन होता है वो आवृत्ति से होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी से होता है, ठीक है। मैंने फिर कह रहा हूँ कि इसमें जो क्वेश्चंस है वो ऐसे हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो हालांकि मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। तो हाँ, तो आवृत्ति में निर्भर करता है। तो 11वें का आंसर हमारा हो जाएगा C, ठीक है। तो उच्च आवृत्ति मतलब उच्च तारत, हाई फ्रिक्वेंसी मतलब हाई पिच, और कम आवृत्ति निम्न आवृत्ति मतलब निम्न तारत्व, लो फ्रिक्वेंसी मीन्स लो पिच, राइट। हाँ अब आते हैं 12वां। देखिए 12वां क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया है 12वें में, इसमें सरल लोलक एक दे रखा है, इतने मीटर लंबाई का सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो T = 2π√L/g, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ कि मुझे समझाना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ ओरली वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हमें दे रखा है 9.8/π², ठीक है। और हाँ इन इसको बड़ा कर देता हूँ। और ये जो g की वैल्यू रखेंगे 9.8, जब आप इसको कट कर दोगे 1 है तो 2π/π, तो इसका आंसर हमारा 2 आ जाएगा। तो 12th का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 2 सेकेंड, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें एक ये दे रखा है कि हमने जो है एक पिंड है उसको पहले हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करा, ठीक है। इसमें हमें लगा 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट लगा। तो वो कह रहा बताओ अगर हम इसको 50 से 40 तक ठंडा करेंगे तो कितना लगेगा। तो याद रखना आपको कि जैसे जैसे ताप कम होता जाता है ना, जैसे मान लीजिए पहले हमें 100 से 80 से 8 मिनट लगे, अगर मैं अब 80 से 60 करूँगा तो अब 8 से भी ज़्यादा लगेगा मुझे, ठीक है। ऐसे कम करते करते ये टाइम बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है, इसका सी आंसर देना है 8 मिनट से अधिक। हाँ तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके काफ़ी आते हैं, कई बार आते हैं ना। तो अभी आगे भी एक इस टाइप क्वेश्चन तो मैं इसको और डिस्कस करूँगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाँ ये कह रहा था मैं आपसे। देखो इसमें सिंपल से याद रखो आप, जैसे कि मान लीजिए हम जो है 80 डिग्री सेल्सियस से हमने इसे ठंडा करा 75 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो इसमें समय लगा T1, ठीक है, T1 मिनट मान लो दे रखा उसने। और फिर हमें 75 से हमने इसको ठंडा करा 70, इसमें लगा हमें T2, ठीक है। और फिर हमने इसको 70 डिग्री सेल्सियस से करा 65 डिग्री सेल्सियस, फिर हमें लगा T3। तो देखो मान लीजिए ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ना, अगर इसमें देखो अंतर कितने कितने का 5 का अंतर है, 5 का अंतर है, 5 का अंतर है। अब अगर यहाँ पे लगाओ 10 मिनट मान लेते हैं, तो ये आपका 10 से ज़्यादा लगेगा और ये उससे भी ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि भले ही गैप जो है 5 का हो, सेम गैप है, लेकिन जितना जितना ये ताप कम होते जाता है ना, तो जो ठंडा होने की जो रेट होता है, दर होती है, वो स्लो हो जाता है, टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें जो है सबसे बड़ा जो समय आएगा वो आएगा T3, और फिर आएगा T2, और फिर आएगा T1। तो ये कह रहा था मैं आपसे, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। कई बार इसमें ना हमें वो न्यूमेरिकल भी बना देते हैं कई बार उसको वो। तो खैर ये तो आपका हो जाएगा 14 का, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा T समय बड़ा हो गया, ये हो जाएगा ना D आंसर। हाँ अब देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है 15th, ठीक है, 15 देखेंगे आप। 15वां जो क्वेश्चन है, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था एक क्वेश्चन शुरू में, बर्फ़ और पानी वाला। हाँ उसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो अब मैंने आपको जो शॉर्ट मेथड बताया था कि आप एक तरफ क्या लिखेंगे, एक तरफ आप लिखोगे जल, वाटर, ठीक है, एक तरफ लिखोगे आइस, बर्फ़। अब देखो जल की मात्रा कितनी है 150, और ताप कितना है, जल की मात्रा हमारी इसमें है 300 ग्राम है, ये नहीं है 300 ग्राम है, 300 ग्राम, और ताप है 50, और बर्फ़ की मात्रा है 150 ग्राम, और ताप ने इसमें हमें हमेशा 80 करना होता है, ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। हाँ अब देखो, अब हमें देखना है कि ये वाला केस बन रहा है, ठीक है, जो मैंने इससे पहले वाला बताया था आपको कि तीसरा केस बन रहा है। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों का अंतर लेना है, जो ताप आएगा ना इन दोनों का, देखिए ये हो जाएगा 15,000, ये हो जाएगा 12,000, तो इन दोनों का अंतर हो गया 3,000, और इन दोनों द्रव्यमान को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 450। और जब आप इनको सॉल्व करेंगे, देखो ये आपका 15 से कट गया 20, ये कट गया 3 बार, तो ये 6.66 करके आएगा, है ना। तो इस तरह से ये हमारा हो गया डी आंसर, ठीक है। तो देखो ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट मेथड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप, मैंने तो यहाँ पे समझाना है तो मैंने लिखा है, तो कितना क्विकली आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसका प्रॉपर मेथड कैलोरीमेट्री के सिद्धांत से नहीं कराया है, और ना ही आपको उससे एग्जाम में करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप जरूर प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली ये किसी न किसी आपका जो एग्ज़ाम जो हो रहा है, ठीक है, ग्रुप एक्स का, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा इस टाइप ऑफ क्वेश्चन। हाँ अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी आया हुआ है, बंद कमरे में पंखा चलाने पर कमरे का ताप हो जाएगा। अगर कमरा पूरी तरह से बंद है और आप पंखा चला दें, तो जो उसकी अंदर की जो एयर है वो मोशन में रहेगी ना, उसके अणु जो गतिमान होंगे, गतिमान होने से उनका ताप बढ़ेगा और कमरे का ताप जो है बढ़ता है। तो हमारा जो 16वां क्वेश्चन है उसका आंसर है ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 17वां क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि एक बंद कमरे में रखे फ्रिज का दरवाजा खुला रखने पर कमरे का ताप क्या होगा। अब देखो जो फ्रिज होता है उसी फ्रिज के पीछे कंप्रेसर होता है, तो यानी जो भी हीट जाएगी जब वो कंप्रेसर उसी कमरे में है ना, तो जाहिर है कि वो जो फ्रिज जो अंदर की जो हीट है वो उस कंप्रेसर को देगा, तो इस तरह से उसमें जो है कमरे का ताप बढ़ता है। तो इसका आंसर भी 17वें का भी आंसर आपका जाएगा बढ़ता है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट देखिए 18 जो क्वेश्चन है उसमें ये दे रखा है कि 2 चाय है, हाँ दो कप हैं, दोनों जो कप है 90 डिग्री टेम्परेचर पे हैं, ठीक है, 90 डिग्री टेम्परेचर पे है। तो यहाँ पे टेम्परेचर है, कई बार बच्चे इसको डिग्री, कई बुक में सी नहीं लिखा होता है तो कोण पढ़ते हैं, तो
है ना। तो ऐसा नहीं है, वो डिग्री सेल्सियस में है। तो 2 कप हैं और दोनों कप में जो चाय है वो 90 डिग्री सेल्सियस में है। एक में चाय जो है वो ब्लैक टी है, यानी कि काली चाय है, और दूसरी में वो है दूध मिली हुई चाय है। ठीक है, तो ये पूछा हुआ है कि बताइए कौन सी पहले चाय ठंडी होगी। अब देखो, जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि अच्छे अवशोषक जो है अच्छे, ठीक है, उत्सर्जक होते हैं। ठीक है, हाँ, तो गुड एमिटर, गुड एब्जॉर्बर। तो उसके हिसाब से हमें पता है जो काले रंग की वस्तु होती है वो अच्छी उत्सर्जक है, तो अच्छी अवशोषक भी होगी। तो पहले ठंडी कौन सी होगी, तो पहले इसमें ठंडी जो होगी, जो काली चाय है वो ठंडी होगी, तो यानी कि बिना दूध वाली चाय। ठीक है, अच्छा, किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, यह भी काफी एग्जाम में आता है, और इसका आंसर है रेड। ठीक है, और सबसे कम किसका होगा, बैंगनी का। हरे प्रकाश में रखा लाल रिबन दिखाई देता है। देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आपके ऐसे भी आता है कि अंधेरे कमरे में, है ना, लाल रंग के गुलाब को हरे प्रकाश से देखने पर गुलाब किस रंग का दिखाई देगा, या अंधेरे कमरे में हरे रंग की पत्ती, अंधेरे कमरे में हरे रंग की पत्ती लाल प्रकाश देखने पर कैसे दिखाई देगी। तो इसमें जो है पूरी थ्योरी जो परावर्तन पर डिपेंड है। तो इस केस में यह आंसर याद रखो, आपका आंसर आएगा काला। ठीक है, यह भी काफी आता है एग्जाम में, काला। अच्छा, 21, जब एक लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो वो उस स्थिति में अदृश्य हो जाता है। याद रखना आपको, किसी भी लेंस को अगर हम किसी द्रव में डुबो रहे हैं और वो अदृश्य हो गया है, तो इसका मतलब हो गया लेंस के पदार्थ और जो वो द्रव है उन दोनों का अपवर्तनांक सेम है, अर्थात बराबर है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, हाँ, मनुष्य की आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, एक बड़ा चुंबक है और इनको हमने इस तरह काटा जैसे हमें दे रखा है, एक बड़ा चुंबक है। ठीक है, ये एक बड़ा चुंबक है, इसे हमने इस तरह काटा कि 3 भाग ये हो गया और 4 भाग ये हो गया। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम किस चुंबक को, है ना, जब भी हम ये चुंबक है, इस चुंबक को हम कैसे भी काटें तो उसका जो ध्रुव प्रबाल्य होता है, पोल स्ट्रेंथ, वो सेम रहती है। ठीक है, तो सेम रहती है, तो उनका रेशो सेम आएगा 1:1। हाँ, अगर इस तरह काटते तो उस केस में फर्क पड़ता है, राइट। तो खैर 23 का आंसर हमारा सी है। अब आते हैं 24। अब देखो, अगर हम किसी चुंबक को पृथ्वी के ध्रुवों पर ले जाकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो जो उसकी पोजीशन होती है वो होती है ऊर्ध्वाधर होती है ना। तो एग्जाम में ये भी काफी पूछते हैं। तो भूमध्य रेखा पे क्षैतिज होती है और वो पोल्स पे कैसे होती है, ऊर्ध्वाधर। तो 24 का आंसर हमारा जो आएगा वो आ जाएगा बी आंसर आएगा। हाँ, भूकंप के समय कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, भूकंप के समय जो तरंग उत्पन्न होती है वो अपश्रव्य तरंग उत्पन्न होती है, इंफ्रासोनिक। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, 4 नवंबर से 8 नवंबर तक एयरफोर्स ग्रुप एक्स का पेपर है। आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं फिजिक्स और मैथ्स के, तो अगर आपको याद होते हैं तो मुझे वो व्हाट्सएप कर दें। बेस्ट ऑफ लक।